Hello bachcho, welcome to our class. Welcome again after Diwali. Today we will read subject of essays and lesson number 6. Effects of the British rule in India. इंडिया में ब्रिटिश रूल का असर, इंडिया में ब्रिटिश रूल की क्या असर हुई उसके बारे में आज हम रीड करेंगे. ध्यान से आप इसको वॉच करना. ओके बच्चों, नाउ लेट स्टार्ट. अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसके साइड में उसकी बेटी अपना होमवर्क कर रही थी बैठकर. अरुणा के साइड में बैठकर वो अपना होमवर्क कर रही थी. अरुणा रीड लाउडली. अरुणा ज़ोर से पढ़ रही थी. रिवोल्यूशन इन लिबिया. लिबिया में रिवोल्यूशन यानी क्रांति या क्या बोलते आंदोलन. हियरिंग दिस, ये सुनकर पूर्वा आस्क्ड. हियरिंग दिस यानी सुनना. तो पूर्वा ने सुना और उसने पूछा. पूर्वा आस्क्ड व्हाई डू पीपल रिवोल्ट. उसने बोला कि लोग मतलब आंदोलन क्यों करते हैं. अरुणा ने आंसर दिया. व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवोल्ट. जब बोले लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लोगों को उनकी जो ज़रूरतें होती है उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और वो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तब वो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं. इन आवर कंट्री ऑल्सो, हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हमारे देश में जब ब्रिटिश रूल था तब हमारे देश में भी आंदोलन हुआ था. द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन ए रिवोल्ट. और जो लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी और इसलिए उनको रिवोल्ट करना पड़ा. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम. चलो मैं आपको उस समय जब इंडियंस की क्या मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम उनकी लाइफ कैसी थी, आज उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. ओके. ऐसा मतलब उसकी मम्मी अरुणा उसकी डॉटर पूर्वा को कहती है. अब उसकी मम्मी अरुणा अपनी बेटी को बता रही है. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस टिल द 18th सेंचुरी. इंडिया जो था वो 18th सेंचुरी तक बहुत ही समृद्ध था, प्रॉस्पेरियस था. इकोनॉमिकली के रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम था. द एनार्ची दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट. यहाँ तक कि जो औरंगजेब की जो नीति थी, इतना मतलब एनआरसी क्या बोलते हैं, तानाशाही जो औरंगजेब की थी, उस तब फिर भी हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं हुआ था उसके राज्य में भी. यहाँ तक कि औरंगजेब सबसे मतलब एनआरसी किंग था फिर भी, लेकिन हमारा देश तब तक भी इतना मतलब वीक नहीं हुआ था जितना वीक वो ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ. It has been admitted by historian across the world that the industries, production, technique and the organization of trade in India were unmatched at that. यहाँ तक कि हिस्टोरियन पूरे मतलब इतिहास में देखने जाओ तो उस समय की इंडस्ट्रीज़, उस समय की टेक्निकल जो प्रोडक्शन था, फिर वहाँ की उस समय जो व्यापारिक संस्थाएं थी, उसका कहीं पे भी इंडिया के साथ किसी का भी मुकाबला नहीं था. अनमैच्ड था. इंडिया उस समय इतना समृद्ध था, हमारे देश में इतनी अच्छी टेक्निक थी, इतना अच्छा प्रोडक्शन था, इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्स था कि अदर कंट्री में मतलब उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता था उस समय. द सेम कंट्री इंडिया बिकम पुअर, और वही कंट्री इंडिया बिकम पुअर एंड बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. और वही जो इतना समृद्ध देश, इतना जिसका किसी के साथ कोई हमारे देश के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था, वही ब्रिटिश रूल के 200 साल के अंदर पूरा इंडिया का दिवालिया निकल गया. बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया हो जाना, बिल्कुल नादार हो गया इंडिया, और इंडिया बिल्कुल ही गरीब बन गया. क्यों? किसके रूल्स में? इंडिया ब्रिटिश रूल्स में. इट बिकेम द कंट्री दैट, ये क्यों हुआ? इट बिकेम द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर ए लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. अब हुआ क्या कि इनके रूल्स में, ब्रिटिश रूल्स में, ये जो ब्रिटिश जो कंपनियां थी तो वो क्या करती थी, इंडिया से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल अपने इंग्लैंड में ले जाती थी और वहाँ से फिनिशिंग करके वापस इंडिया में लाती थी और फिर यहाँ पर सेल करती थी. और इससे क्या होता था कि विदाउट
कोई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, फ्री। और वो मतलब कोई टैक्स नहीं, और इस तरह मतलब वो हमारे देश में व्यापार करती थी। और वो अपना जो उनका जो माल होता था, रो मटेरियल, वो सस्ते में बेचते थे। और इससे हमारे देश में जो किसान थे या अदर मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनका दिवालिया हो गया, क्योंकि उनमें टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और अपने माल सामान के सेलिंग में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, इसलिए वो लोग अपना माल चीप मतलब सस्ता बेचते थे। और इंडिया वाले उनके ऊपर इतना सारा टैक्स लगाया था कि वो अपना मतलब माल अगर टैक्स महंगा बेचे तो बिकता नहीं था। इससे सारी कंडीशन जो उस समय ट्रेडर्स की जो कंडीशन हुई, किसानों की कंडीशन हुई, वो बहुत ही बैड हुई। और इतना सब होने के बाद जब डिससेटिस्फेक्शन हुआ लोगों में, तो रिवोल्ट करना पड़ा। नाउ थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, रो यानी कच्चा, मटेरियल यानी माल। ओके, और वो कच्चा माल जो हम लोग भी कैन ऑब्टेन अंडरग्राउंड ऑफ अर्थ, हम लोग सॉइल के अंदर जो हम ज़मीन के अंदर से जो हमें मिलता है अंडरग्राउंड से, जो भी हम उसमें मिनरल्स आता है, फिर मेटल्स आता है, फ्यूल आता है, बहुत सारा जो कच्चा जिससे। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि अंडर मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकले वो भी, और समटाइम जैसे कॉटन है, फिर क्रूड ऑयल है, कई मतलब ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो इंग्लैंड अपने देश में ले जाती थी और वहाँ से फिनिशिंग करके और वो भारत में वापस भेजती थी, और फिर इंडिया में अपना क्या करती थी, ट्रेड करती थी। गिव सम एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल के एग्जांपल होते हैं, आप जैसे कि शुगर कैन, वो रो है, लेकिन उसमें से फिर क्या बनता है, शुगर बनता है, फिर जैगरी बनता है, मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, स्वीट्स वगैरह। तो वो रॉ मटेरियल में से जो हम फिर राइप बनाते हैं उसको बोलते हैं। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई टू योर। अब तुम्हारे विलेज से जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, अब जैसे कॉटन है, आपने कॉटन देखा होगा, फिर ये बोलते हैं कास्टेल बोलते हैं, फिर कास्टर, फिर कई ऐसे मतलब रॉ मटेरियल होते हैं। और उसके बाद मतलब उसको फिनिशिंग किया जाता है, उसमें प्रोसेस की जाता है, और उससे मैनी टाइप्स थिंग्स बनती है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड द प्लेसेस टू विच दे आर सप्लाइड। आपको एक लिस्ट बनानी है और बताना है कि वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है। कंडीशन ऑफ पीजेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे पीजेंट यानी किसान, पीजेंट्स यानी किसान, किसानों की कंडीशन और खेती, उस समय खेती की क्या कंडीशन, एग्रीकल्चर जो रिलेटेड थे, किसान एंगेज थे, उसमें वहाँ उस समय ब्रिटिश रूल में उनकी क्या कंडीशन हुई, क्या दशा हुई, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके बच्चों, नाउ द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ब्रिटिश को एक उन्होंने एक नई मतलब अपॉर्चुनिटी यानी उनको अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिल गया अपनी इनकम बढ़ाने का। अब वो क्या था, किस बहाने, एक्विजिशन ऑफ द राइट्स। अब इसके लिए कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, इसका मतलब होता है लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिल गया, वो भी कहाँ पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। उन्होंने एक नया कानून को मतलब वो किया, क्या एक नया कानून मतलब बनाया, जिससे मतलब बिहार और बंगाल और उड़ीसा में रिवेन्यू कलेक्ट करने का, वो भी कौन सा रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू, यानी जो जिस लैंड को हम यूज़ करते हैं तो उसका टैक्स भरना, उसको बोलते हैं लैंड रिवेन्यू। ओके, अब वो जो किसान थे उनको लैंड रिवेन्यू भरना पड़ता था, इससे उनकी इनकम क्या होती थी, ब्रिटिश की इनकम बढ़ती थी, तो ये उनको एक अच्छा सा मौका मिल गया। They started exploiting peasant to earn more revenue, and as a result the peasant became पुअर। अब वो क्या हुआ मालूम है, वो लोग ने शुरू कर दिया किसानों को शोषण करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू मतलब उनके ऊपर लगाकर, टैक्स लगाकर, और उनकी तो कमाई हो रही थी ब्रिटिशरों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन किसानों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। इससे क्या रिजल्ट आया, किसान और भी गरीब बनते गए। मेनी टाइम्स द पीजेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। कई बार उन्होंने, किसानों ने रेवेन्यू देने के लिए, रेवेन्यू चुकाने के लिए, अब जो रूल्स पास किया था इम्प्लीमेंशन, तो उसकी वजह से किसानों का शोषण हो रहा था, और किसानों को रेवेन्यू देने के लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी उन्हें, क्या करने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स।
अब उसमें क्या हुआ कि कई बहुत सारे किसानों को, कई लार्ज नंबर यानी अनगिनत किसानों को मतलब रेवेन्यू चुकाने के लिए जो पैसे मतलब मनी यानी रुपए उधार लेने पड़े। किससे? मनी लेंडर से। जो व्यापारी होते हैं ना, जिसको मनी लेंडर, नाणा धीरनार बोलते हैं जिसको, तो उससे मतलब उनको रुपए उधार लेने पड़े। और इस तरह क्या हुआ, एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इनटू ए डेब्ट, और इस तरह वो मतलब उधारी में फंसते गए और इस तरह उनका दिवालिया होता गया। फार्मर्स लोस्ट देयर लैंड। अब फार्मर अपना रेवेन्यू चुकाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक खो दी, अपने खेतों को भी उनको खोना पड़ा। एंड एग्रीकल्चर अपना, अब जब ज़मीन ही नहीं रही तो एग्रीकल्चर कहाँ से होता? तो किसानों को अपनी खेती बाड़ी खोनी पड़ी, अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। सफ़र्ड इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। इस तरह इंडिया के कई जगहों पर, कितने प्रदेशों में ऐसी बुरी हालत हुई किसकी? किसानों की। Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 C, in which लाख ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। उसके साथ साथ इससे इतना तो और था, और भी बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन यानी अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और उसमें लाखों लोगों 1770 में बंगाल में, और लाखों लोग भूखों, स्टारवेशन है ना, भूख के मारे उन लोग की डेथ हो गई। तो ये सिचुएशन ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब देखो इतना तो कम था, वो भूख के मारे किसानों की डेथ हुई, उसके बावजूद जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने क्या किया, रेवेन्यू कलेक्ट। अभी तो जो नहीं दे पा रहे थे उनके लिए स्पेशल और एक बहुत परमानेंट सेटलमेंट एक्ट उन्होंने एनफोर्स्ड किया, उसको लागू किया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। क्या किया मालूम है? कंपनी ने एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया, वो भी एनुअल बेसिस पर, वार्षिक बेसिस। हर महीने नहीं दे सके तो वार्षिक सालाना टैक्स देना कंपलसरी उन्होंने इसके ये एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी मतलब सालाना बेसिस पर उनको रेवेन्यू देना था। द ज़मींदार वेर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो ज़मींदार थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वो तो भाई परमानेंट, ये जो इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था उसके हिसाब से वो तो परमानेंट लैंड रेवेन्यू भर पा रहे थे। लेकिन दिस इज़ हाउ ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। इससे क्या होता था कि कंपनी वॉज लैंडलॉर्ड जो वो थे ऑनेस्ट थे, वो तो मतलब भर रहे थे जो लैंडलॉर्ड जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, और इससे कंपनी का क्या हो रहा था, रॉयल्टी बढ़ रही थी। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ कंपनी। और इससे क्या हो रहा था, ये एक्ट से कंपनी की जो इनकम फिक्स हो गई थी, क्योंकि सभी लोग भर रहे थे। मगर जो पीजेंट थे, जो गरीब थे, किसान जो पहले से ही ऋणी हो चुके थे, अगेंस्ट दिस द प्रेजेंट हु वर्कड हार्ड। देखो इसके साथ जो बेचारे किसान थे जो बहुत हार्ड मेहनत कर रहे थे इन द हॉट सन, वो भी इतनी मतलब गर्मी में, तपते हुए सूरज की गर्मी में वो लोग खेती करते थे। कल्टिवेट द लैंड, जो फसल उगाते थे, एंड ग्रो क्रॉप्स वेयर एक्सप्लॉइटेड। जो किसान फसल उगा रहे थे, जो हार्ड वर्क कर रहे थे, उनका बहुत सारा शोषण हो रहा था। थिंक व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है कि किसान जो खेती के रूप में जिस ज़मीन का उपयोग करते थे तो उसका टैक्स भरना। मेक ए लिस्ट ऑफ ए टैक्स इज पेड बाय, जो हमारे द्वारा टैक्स भरा जाता है उसकी लिस्ट। तो हमारे द्वारा वाटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, लैंड टैक्स है, हम भी भरते हैं लैंड टैक्स, मकान का टैक्स आता है ना आप लोगों का। फिर इस तरह मतलब ये सब लिस्ट होती है। इफ़ फेमाइन अकर इन मॉडर्न टाइम, अगर आज के टाइम पे अगर फेमाइन होता है मतलब अकाल पड़ता है, तो क्या द पीपल सफ़र लेस? वाई डिड दे सफ़र मोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? अभी तो कम होता है, अभी लोगों को कम कठिनाई का सामना पड़ता है, कोई भूख से नहीं मरता क्योंकि गवर्नमेंट वो रहती है, हेल्प करती है। लेकिन उस समय ब्रिटिश रूल ने उनको, उस समय उनके पास खाने को नहीं बचा, और उस समय हम गुलाम थे, इसलिए ब्रिटिश रूल ने उनको उनका ध्यान नहीं रखा। वो बेचारे जो उस समय के जो बंगाल में जो इतना भयंकर अकाल पड़ा, उसमें हमारे बहुत सारे लाखों लोग भूख से मर गए। ओके, अब देखो एम्पावर पीजेंट एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हालत होगी देखो पीजेंट की। इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ की क्या इफेक्ट पड़ी अब इसमें?
Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as a collector. अब उसने क्या किया मालूम है? वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करने की जॉब दी थी उसको कलेक्टर के नाम से जाना गया. ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए जज. उसने जज का भी काम किया. किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स. और जिसको उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दिया था उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? कलेक्टर नाम से. और उसने जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो जज का काम भी उसने निभाया. The British system of administration destroyed our ancient system of self rule. जो ब्रिटिश सिस्टम था ना, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन संचालन था, उसने हमारे जो सेल्फ रूल थे, जो स्वराज्य था, जो हमारे हर गांव में जो पंचायत होती थी, छोटी छोटी पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायतें, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. क्या कर दिया? जो एंशिएंट टाइम से हमारे सेल्फ रूल चलते आ रहे थे वो ब्रिटिश रूल के टाइम सब डिस्ट्रॉय, यानी सबका मतलब सब खत्म हो गया. इन द एंशिएंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. शुरुआत से हमारे पुराने समय से एंशिएंट टाइम से हर विलेज में छोटा छोटा मतलब एक गणतंत्र संस्था होती थी. लेकिन ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. और जो पूरे विलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी ना, वो किसके हाथ में होता था? ग्राम पंचायत हैंडल करती थी. दिस पंचायत वेर लाइक द बैकबोन्स ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री. और ये जो पंचायतें थी ना, ग्राम पंचायतें, ये हमारी कंट्री की सेल्फ रूल की बैकबोन थी, यानी रीढ़ की हड्डी कहलाती थी. क्योंकि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जो ब्रिटिश रूल के आने पर ख़त्म हो गई थी. These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasion and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. ये जो पंचायतें थी ना, लोकल सेल्फ रूल, ये यहाँ तक कि जितने भी फॉरेन इन्वेजन आए, यूरोपियन आए या सल्तनतें आई मतलब इस्लाम की, तब तक भी ये ग्राम पंचायतें अपने उसमें खड़ी थी, मतलब अपने स्टैंड थी अपने उसमें. लेकिन अपने बलबूते पे थी वो तब तक, मतलब चल रही थी. लेकिन जैसे ये ब्रिटिश पॉलिसी आई और उनका जो व्यवस्था, जो उनका रूल्स आया, तब हमारी ग्राम पंचायतें क्या हो गई? ख़त्म हो गई. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. ये जो पॉलिसी थी ना सोशल रिफॉर्मर्स की, कि मतलब बदलाव आए जो ब्रिटिश रूल से, तो वो लोगों में इनसिक्योरिटी फील करवाया और एक शक, मतलब लोगों में वहम, लोगों के मन में क्या हो गया? वहम मतलब क्रिएट हुआ. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर. उनको ऐसा महसूस हुआ, लोगों को, इंडियन लोगों को, पीपल्स को, कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे धर्म को ख़त्म कर रही है और हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ धकेल रही है. और हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो हमेशा के लिए क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही. पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डिलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवे एंड मिलिट्री. यहाँ तक कि रेलवे में, मिलिट्री में भी हमारी जो आज़ादी को छीने जा रही, हमको गुलाम बना रही. वहाँ पे भी इंग्लिश एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और अपने रूल्स थे, अपनी संस्कृति थी उनका, वहाँ पे भी मतलब ब्रिटिश कंपनी ने अपने रूल्स का, अपनी संस्कृति खुद की मतलब उसका ज़्यादा प्रचार किया और इंडियन जो संस्कृति थी वो डिस्ट्रॉय होती जाती थी. लोगों में ये भावनाएं पैदा हो गई कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे जो धर्म है उसको क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं. एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश. और पता है इसके साथ साथ अब और वहम को मतलब विश्वास में कब बदला लोगों में, और जो वहम था वो तो पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिशरों ने एक ऐसा रूल्स पास किया आगरा में कि हर इंडियन को ब्रिटिश जो ऑफिसर थे या जो ब्रिटिश पीपल थे उनको क्या करना पड़ेगा? सैल्यूट करना पड़ेगा. इंडियन उनको सैल्यूट करेंगे. तो ये किसी को भी सहन नहीं हुआ. इफ़ इट वॉज नॉट डन, अगर वो नहीं करेगा, इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वॉज लिएबल फॉर पनिशमेंट. और
अगर वो ब्रिटिशर्स को या उनके ऑफिसर को सैल्यूट नहीं करेगा तो वो एक गुनाह माना जाएगा और उनको सज़ा हो सकती है और उनको सज़ा दी जाती थी। ऐसा उन्होंने रूल्स पास किया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये आया कि देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फॉर ब्रिटिश एमोंग द इंडियन। इससे क्या हुआ कि हर जगह मतलब लोगों में गुस्सा और नफ़रतें पैदा हो गई ब्रिटिश लोगों मतलब ब्रिटिशरों के खिलाफ। मतलब वो ब्रिटिशरों से नफ़रत करने लग गए और उनके प्रति उनको ज़्यादा इंडियंस को ज़्यादा वो क्रोधित हो गए और गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसा रूल्स हमारे ही देश में, हम उनको क्यों सैल्यूट करें। तो इस तरह मतलब डिससेटिस्फैक्शन किस में फैल गया, एमोंग द इंडियंस। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब देखो इंडियन जो भारत का व्यापार था और वहाँ की इंडस्ट्रीज थी भारत की, उसका कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, कैसे ख़त्म हुई। द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। जो इंडिया की जो हैंडलूम्स कंपनियाँ थी, हाथ से बनाया, जो हैंडलूम्स यानी हाथों से बनाया गया कपड़ा, कोई भी थिंग्स, तो वो जो टेक्सटाइल थी और मार्केट उसका एशिया और यूरोप में बहुत डिमांड थी। लेकिन क्या हुआ, द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज कमिटी। यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंट्री के जो ट्रेडर्स थे ना, वो इंडियन मतलब हैंडलूम्स को खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए इंडिया में आते थे। द इंडियन मेड, अब जैसे जो इंडिया से जो बनता था वो क्या था, जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। अब यूरोपियन मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड थी, जूट यानी जो सन होता है जिससे ये इसकी खेती होती है जूट की, और जैसे बोरे बनते, सेक बनते, पर्स बनते, बैग बनते हैं, बहुत कुछ बनता है जूट का। सिल्क, वुलन, कॉटन, ये सब की बहुत डिमांड थी। कहाँ पर, यूरोपियन मार्केट में। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन, सॉफ्ट यानी एकदम नरम और एकदम मुलायम कपड़ा, मसलिन यानी मलमल जिसको ढाका का मसलिन, और वर्ल्ड फेमस था ढाका का जो मसलिन था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, कपड़ों के साथ साथ कमोडिटी सच एज, और साथ सॉल्ट पीटर, शुगर, और जो नमक था, मसाले थे और चीनी थी, वेर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बिलियन गोल्ड एंड सिल्वर। इसके जब क्या होता था कि ये मतलब भेजा जाता था, इसका बहुत डिमांड थी, उसके बदले में हमारे देश में बहुत सारी गोल्ड और सिल्वर मतलब उसके कमाते थे, मतलब हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर उसके बदले में आता था। तो इतनी मतलब हमारे देश की जो ट्रेड का जो थी कंपनियां, ट्रेड की कंडीशन बहुत ही बेटर थी, बेस्ट थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आए, उनकी कंपनी ने यहाँ पे जैसे ही मतलब व्यापार शुरू किया, तो हमारे देश के व्यापारियों की और किसानों की कंडीशन बहुत ही बैड हो गई, बहुत ही बुरी हो गई। द होल सिनेरियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही मतलब ये जितना मतलब पूरा सीन जो स्टार्टिंग जो हमारा देश इतना समृद्ध था वो पूरा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, ब्रिटिश रूल की इम्प्लीमेशन के कारण हमारे देश की जितनी भी कंडीशन थी वो क्या हो गई, बदल गई। जो इतना मतलब अनमैच्ड था जिसका ट्रेड और जिसकी प्रसिद्धि, वो क्या हो गई, पुअर हो गई। द फ्लो ऑफ बिलियन गोल्ड एंड सिल्वर गोट रिवर्स। अब जितने जो इतना सारा बिलियन गोल्ड और सिल्वर हमारे देश ने कमाया था रॉ मटेरियल के द्वारा, वो सब रिवर्स हो गया, वो सब वापस कौन लेके जाने लग गए, ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में। इन द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज़ एज पर टूडेज स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग। उस समय स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ किया, तो आज की उस समय की तारीख में 500 करोड़ रुपीज़, सोचो उस समय बंगाल में सिर्फ बंगाल से उन्होंने इतना कमाया। आज उस समय 500 करोड़ रुपीज़ का आज तो कितना आप मतलब यू कांट काउंटेड, आप इतना गिन भी नहीं सकते, इतना रुपया उन्होंने सिर्फ बंगाल से उन्होंने क्या किया, अर्निंग की। किसने, ब्रिटिश रूल ने। कब, इंडस्ट्रीज़ के कारण। जस्ट इमेजिन, सोचो द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। इस तरह देखो, अगर उन्होंने सिर्फ बंगाल से 500 करोड़ रुपीज़ कमाए तो पूरे देश से उन्होंने कितना ब्रिटिश रूल ने कमाया होगा, आप इमेजिन करो। Things to know, it is not surprising today to talk about lakh and crore of rupees. Find out from your grandparent about the value of 1,000 rupees 50 years ago. Why were coins larger in size in those days? आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस समय का लाख और करोड़ रुपये की बात करो, यानी
आप खाली अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके घर में मौजूद हो तो आप उनको सिर्फ 1000 रुपीज़ के बारे में पूछना कि 50 साल पहले 1000 रुपीज़ की क्या वैल्यू थी, तो समझ लो उस समय कॉइन्स कितने मतलब उसकी भी कितनी लार्जर इन साइज़, कॉइन भी साइज़ में कैसे होते थे, बड़े होते थे। तो आप अपने अब देखो ये कंडीशन देखो इंडिया की, प्लाइट दयनीय कंडीशन हो गई थी। कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया, जो घरेलू उद्योग थे, गृह उद्योग थे उस समय हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे, उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी, बिल्कुल ही कैसी हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी और पुअर हो गई थी। तो बच्चों आज हम ये पीरियड यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में आई विल कंटिन्यू दिस लेसन। ओके बच्चों।